इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th विश्व इतिहास के कुछ विषय, जिसका हम 11वां विषय पढ़ेंगे, अध्याय 11 आधुनिकीकरण के रास्ते। तो सीधा बात है कि हम बाहरी देशों का भी करेंगे, अपने देशों का भी करेंगे, कैसे हमारे देश में चाहे बाहर के देशों में आधुनिकीकरण तेज रास्ते मतलब तेज गति से आगे बढ़ा, क्या क्या रास्ते थे उसके बारे में। तो पहले इंट्रोडक्शन देखना है, इंट्रोडक्शन के बाद ही हम कुछ आगे की प्रक्रिया को देखेंगे। ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। पूर्वी एशिया मतलब क्या? चीन का पूरब वाले एशिया पर जितना भी जगह था उस पर किसका इलाका था? चीनी लोगों का। ठीक है। लंबी परंपरा के वारिस, यहाँ पर समझो कि उस समय लंबी परंपरा था, तो उसके वारिस छिंग राजवंश के सत्ता अक्षुण्य जान पड़ती थी, मतलब जिसका कोई अंत ना हो। जबकि नन्हा सा द्वीप देश जापान अलग थलग पड़ा हुआ प्रतीक होता था कि भैया जापान अलग अलग है। एक सही बात है, जापान एक बहुत छोटा देश है, लेकिन फिर भी अपने आप को इतना प्रसिद्ध कर लिया है कि उसकी बराबरी आज के जमाने में कोई जल्दी नहीं कर सकता है। चाइना का सारा टेक्नोलॉजी जापान, रसिया हो गया चाहे अमेरिका हो गया, सारा टेक्नोलॉजी कहाँ से आता है? जापान से। जापान किसके लिए काम करता है? सभी देशों के लिए काम करता है। सब देशों के लिए चिप बनाता है, सब देशों के लिए प्रिंटर बनाता है, सब देशों के लिए इंक बनाते हैं, और बहुत सारे चीज जो है, जो सब चीज जापान से ही हम लोगों को मंगाना पड़ता है, आयात होता है। क्योंकि हम लोग नहीं मंगाएंगे तो इस्तेमाल क्या चीज का करेंगे? कैनन का प्रिंटर जापानी, सैमसंग मोबाइल बनाने वाला जापानी कंपनी। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हर सॉफ्टवेयर डिमांड में जापान का आधिपत्य है। ऐसे बाकी सब देशों का है, लेकिन होता है ना कि पीछे वाला कौन है? तो पीछे वाला छोटा सा बच्चा है, क्योंकि शरीर इतना बड़ा होता है, दिल तो हती चुकी होता है ना, बस वही समझ सकते हो आप। इसके बावजूद यहाँ पर देखा जाए तो कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया। अशांति मतलब वहां पर शांति अब नहीं रही, वहां पर भी अब युद्ध होने लगा था। औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। छिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण, वहां पर जो भी राजनीतिक सत्ता थी, राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा। धीरे धीरे उन लोगों की ताकत कम होती गई। वह कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश जो था गृह युद्ध की लपेट में आ गया था। अब देश के अंदर गृह युद्ध चालू हो गया था। देश के अंदर में राज्य जितना भी थे वो सब लड़ने लगे थे। दूसरी ओर की बात यहाँ पर करेंगे तो जापान एक आधुनिक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में, और यहाँ तक कि ताइवान 1895 तक तथा कोरिया 1910 को मतलब अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल हो चुका था। कौन? समझना यहाँ पर, जापान आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए धीरे धीरे सब किसी को जोड़ता गया। सबसे पहले ताइवान को अपने नियंत्रण में ले लिया, कब? 1895 में। फिर कोरिया को अपने कब्जे में ले लिया जापान 1910 में। उस समय उसका राजा हिटलर हुआ करता था, शायद हिटलर ही था। अब उसके पहले कौन था ये नहीं पता, लेकिन हिटलर ने बहुत बड़ा रोल निभाया था जापान के सत्ता में। और जब तक रहा तब तक एकदम सीना ठोक के बोलता था, किसी के दम है तो करके दिखा दे कुछ मेरे को। लेकिन बाद में देश में परमाणु अटैक होने लगा था। जापान के हिरोशिमा में, नागासाकी में जब 2 बार परमाणु अटैक हुआ अमेरिका की तरफ से, तो वहां की जो राजनीतिक सत्ता थी वो एकदम हिल गई थी। और शायद इतना कोई नहीं जानता कि जापान के जो हिटलर थे उनको कौन मारा। एडॉल्फ हिटलर, शायद ऐसा ही नाम है। आप 8वीं क्लास में चाहे 10वीं क्लास में पढ़े होंगे हिस्ट्री, तो आपको उसमें मिलेगा। तो हिटलर एक तरीके से कैसे मरा, कैसे नहीं मरा, कौन नहीं मरा, इसकी पुष्टि कोई नहीं करता, इसकी जानकारी कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि वो मरा कि नहीं मरा किसी को नहीं पता। उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया। और उसने चीन को हराया कौन? जापान ने। ठीक है। और लेकिन यहाँ पर औपनिवेशिक साम्राज्य की बात हो रही है, तो औपनिवेशिक साम्राज्य में हम बात किसका लेंगे? ब्रिटेन का। ठीक है। एक औपनिवेशिक साम्राज्य
कायम करने में सफल रहा। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन नहीं, यहाँ पर बात केवल चल रहा है जापान का। तो जापान ने 1894 में चीन को भी हराया और 1905 में रूस जैसे यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कायम रहा था जापान। अब समझो कि यूरोप को हराया, यूरोप को हराने के बाद सब चीज पर कब्जा कर लिया। तो जापान बहुत बड़ा बन गया था, लेकिन उसको धीरे धीरे लोग छोटा कर दिया। धीरे धीरे वहां से बंटते गए, अलग होते गए। रसिया अपना ले लिया, चाइना अपना जगह ले लिया, बाकी सब अपने जगह पर चले गए। तो कोरिया भी अलग बट गया, ताइवान भी अलग चलाया चाइना में, जिसके वजह से जापान पड़ गया छोटा सा बच्चा। लेकिन फिर भी वो छोटा सा बच्चा देश का बहुत बड़ा काम निकालता है। अगर जापान का टेक्नोलॉजी बंद हो जाए तो बाकी देशों में तहलका मच जाएगा, ऐसा आज उसकी औकात है। चीनियों की प्रतिक्रिया धीमी रही और जो चीनी लोग थे उनकी जो भी काम होता था ना, उन लोगों का सब धीमा धीमा चलता था। जिस तरह अभी हिंदुस्तान में चलता था अभी नहीं चलता है। अब एकदम फास्ट रफ्तार में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तेज रफ्तार से। और उनके सामने कई कठिनाई आई। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया, साथ ही अपनी राष्ट्रीय शक्ति का पुनः निर्माण करने और पश्चिमी और जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। कौन? चीनी लोगों ने। तो चीन ने कोशिश किया कि जापानी नियंत्रण से हम अपने आप को मुक्त करा ले, और पश्चिम और जापानी नियंत्रणों से वो मुक्त कराने के लिए कोशिश कर रहा था। और उन्होंने पाया कि असामान्यताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को वे क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर है कि असामान्यताओं को हटाना जो हमारे देश पर नियंत्रण रखा है, और फिर से अपने देश को पुनर्निर्माण करना, ये कैसा हो सकता है? तो इसका मकसद था कि क्रांति से ही हो सकता है। तो उन लोगों ने एक क्रांति छेड़ दिया और क्रांति के कारण ही लोग अपने आप को बनाने के लिए आगे बढ़े कि भैया अब अपने आप को फिर से बनाएंगे, पुनर्निर्माण करेंगे अपना। तो 1949 में, कब? 1949 1949। तो 1949 में चीनी समयवादी पार्टी, उस समय वहां पर जब बना, चीनी समयवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल की और गृह युद्ध खत्म होने के कगार पर था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1970 के दशक के आखिर तक चीनी नेताओं को लगने लगा था कि देश की विचारधारात्मक व्यवस्था उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा डाल रही है। मतलब देश में जो विचार है, विचार का व्यवस्था, विचार आध्यात्मिक व्यवस्था जो है, लोगों की सोचन प्रक्रिया, लोगों की सोचन शक्ति, ये बाधा पड़ सकती है हमारी आर्थिक वृद्धि में और हमारे विकास में। हम ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो इसमें बाधा डाल सकती है। इसीलिए पहले विचार आध्यात्मिक, मतलब वो लोग अपना विचार को बदलने के लिए सोच लिया। तो उन्होंने अपने विचार धारात्मक व्यवस्था को ठीक तरीके से लागू करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को पहले किया, जागरूकता लाया, हर किसी को बढ़िया से नॉलेज दिया, जिसके वजह से धीरे धीरे सब चीज बदला। आज देख सकते हो चाइना कहां पर है। इस वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। ठीक है। यद्यपि इससे पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वापसी हुई। पूंजीवाद, लोग बढ़े और मुक्त बाजार इन लोगों के लिए खुल गया। तथापि समयवादी दल का राजनीतिक नियंत्रण अब भी बरकरार रहा। जो भी समयवादी दल था उसका नियंत्रण आज भी, राजनीतिक नियंत्रण अब भी बरकरार है, बरकरार रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने किया तो लोग याद रखेंगे। जापान उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया था। उस समय जापान बहुत बढ़िया से औद्योगिक राष्ट्र बन चुका था, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आज वहां पर है 50 साल बाद हम लोगों के इलाके में आएगा, इतना गारंटी समझ सकते हो। उसके पहले नहीं आने वाला है। लेकिन साम्राज्य की लालसा ने उसे युद्ध में झोंक दिया था। अब जापान को चाहिए साम्राज्य, बड़ा सा साम्राज्य, और यही लालच ने उसको युद्ध में झोंक दिया। 1995 में आंग्ल अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने उसे हार माननी पड़ी, जब
अमेरिका के अंग्ल अमेरिकी सैन्य शक्ति जब वहां पर आई लड़ने, उसके सामने जापान के हर सैनिकों को हार माननी पड़ी। नहीं मानते तो मारे जाते। तो जापान को साम्राज्य नहीं चाहिए, जापान के जो नेता थे उनको साम्राज्य चाहिए था। अमेरिकी आधिपत्य के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और 1970 के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन चुका था, बनकर सामने उभरा। 1970 आते आते जापान अपने आप को फिर से बदला और फिर से बदलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था का फिर से निर्माण किया, शुरुआत से निर्माण किया। उसके बाद प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर सामने उभरा। देख लो दुनिया वालों, हम कम नहीं है किसी से, हम दिन रात मेहनत करेंगे, दुनिया पे कब्जा करके रखेंगे, दुनिया पे अपना मुकाम हमेशा बना कर रखेंगे। इसीलिए जापान का हर टेक्नोलॉजी विदेशों में है, अपने देशों में है। जापान का टेक्नोलॉजी ही है कि हमें नया नया बड़ा बड़ा पुल बनाने के लिए सब मशीनें देता है। और वो टेक्नोलॉजी नहीं देता, मशीन कहाँ से बनाएंगे? अपने घर से थोड़े मशीन बनाएंगे। जापान का आधुनिकीकरण का सफर, जापान में जब आधुनिकीकरण हो रहा था तो उसी आधुनिकीकरण का सफर जो था पूंजीवादियों के सिद्धांतों पर आधारित था। पूंजीवादी मतलब पैसे वाले के लोगों पर ही आधारित था पूरे तरीके से। और अपने देश में अंबानी अमीर हो गया, अंडानी अमीर हो गया, सॉरी अडानी अमीर हो गया, जो बोलता है ना, उसके क्षेत्र में जब वो राज्य करता था, जब उसका सत्ता था, तो उसके क्षेत्र में उसका जीजा पूरा था एकदम अरबपति खरबपति। तब तो कोई नहीं बोला, तब तो वही पार्टी नहीं बोला कि भैया हमारे लिए काहे बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। लेकिन इतना था कि अगर कोई भी उसके खिलाफ बोलता था ना, तो वो अगला सूरज नहीं देख पाता था। ऐसा अपने देश में था कि कांग्रेस के समय में, ऐसा प्रचार नहीं कर रहा हूं, ऐसे ओपनली ठीक है बोल देते हैं कि कांग्रेस के समय में जो पूंजीवादी थे उसका खिलाफत आप करोगे ना, उसके खिलाफ अगर उल्टा सीधा बोल दिए तो कल का सूरज तो आप नहीं देख सकते। इतना गारंटी है कि कल का सूरज आप नहीं देख सकते। ये सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ऐसा हुआ है। मीडिया वालों की तो औकात ही नहीं थी कि उसके सामने, उन लोगों के सामने बोल देवे। बोलेंगे कल सुबह उनका लाश चौराहे पर टंगा मिल जाएगा, लो बोलो, इसीलिए डरे कोई नहीं बोलता था। यह और जापान का यह सफर उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था, जहां पर पश्चिम के मतलब अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इन लोगों का, ब्रिटिश लोगों का पूरा एकदम जुम्बा था। ये लोग एकदम अरबपति खरबपति थे। उनके बीच में एक जापान निकला, पुनः अपना निर्माण किया और एकदम उपनिवेशवाद का प्रभुत्व सामने आया कि भैया ये भी है, एक टक्कर के जोड़ी में है कि हम भी टक्कर दे सकते हैं। तो पूंजीवादियों के सिद्धांत पर उसने आगे चला, वो खूब आगे चला, तो आज इस लायक है कि टक्कर का जवाब दे सकता है हर किसी को। दुश्मनों को तो एकदम टक्कर का जवाब देता है, क्योंकि जापान का रक्षा कौन करता है? अमेरिका। क्योंकि जब हिरोशिमा पर, नागासाकी पर बम गिरा दिया गया तो जापान ने बोला जो भी देश हमको सुरक्षा देगा हम उसके लिए काम करेंगे, बस। तो उसके हम युद्ध नहीं करेंगे कभी भी, हमारे पास सिपाही नहीं होगा। और उनका ना ही नौसेना है, ना ही सैन्य दल है। हाँ, स्टेट पुलिस है, ये तो चाहिए ना, हर जगह पर स्टेट पुलिस चाहिए। तो स्टेट पुलिस के अलावा बाकी कोई पुलिस उसका वहां पर नहीं है। बाकी सब कोई सुरक्षा देने के लिए अमेरिका से सब फोर्स भेजे जाते हैं यहाँ पर। दूसरे देशों की बात कर ले तो जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आजाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। इन्होंने बोला कि देखो, दूसरे देशों में जापान के विस्तार को, कि जापान का विस्तार किया जाए, पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आजाद करने की मांग के आधार पर उचित ठहराया उसकी बातों को। जापान में जिस तेजी से विकास हुआ था, चाहे हुआ, वह जापानी संस्थाओं और समाज में परंपरा की सुदृढ़ता, उनकी सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद की ताकत को दर्शाता है। मतलब इतना तेजी से जापान आगे बढ़ा क्यों? कि उनके पास
इंसानियत थी पहला। दूसरा, उनके पास ईमानदारी थी, सीखने की इच्छा, सीखने की शक्ति थी, राष्ट्रवाद की ताकत थी, राष्ट्र के लिए मर मिटने का जज्बा था उनके पास, तब इतना ज्यादा आगे बढ़े। नहीं तो कहां से आगे बढ़ जाते भैया, नहीं बढ़ पाते। वही तो हर जगह पर कमी होता है जिसके वजह से वो देश डूबा रहता है। अगर एपीजे अब्दुल कलाम अगर ये देशभक्त नहीं होते तो देश में आज परमाणु बम नहीं होता, अग्नि अस्त्र नहीं होता, ब्रह्मोस्त्र नहीं होता। आज वो है, इसीलिए हमारे देश में ये सब अस्त्र हैं, नहीं तो समझ लो कि इसको बनाने में कितना समय लग जाता है। चीन और जापान में इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही है, क्योंकि इन देशों में यह माना जाता है कि इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। इतिहास शासकों के लिए, राजाओं के लिए, राजनेताओं के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। याद रखना यहाँ पर। ऐसा समझा जाता है कि अतीत वे मानक पेश करता है, वे सबूत पेश करता है, वो ऐसा एग्जाम्पल सेट करता है, उदाहरण देता है अतीत, जिसके आधार पर शासकों का आकलन किया जाता होगा। यहाँ पर आगे कुछ और होगा कि इसके आधार पर शासकों का आकलन किया जा सकता है कि शासक कैसे थे। इसलिए शासकों ने अभिलेखों की देखरेख और राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभागों की स्थापना की। सरकारी विभागों का स्थापना किया गया कि भैया उनके इतिहास के बारे में लिखो कि लोग समझें। सीमा छियन कोई जगह है, सीमा छियन 145 से लेकर 90 ईसा पूर्व को प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है। किसको? सीमा छियन को। सीमा छियन को सबसे पहला इतिहासकार माना जाता है और महानतम दर्जा दिया गया है। जापान में भी चीनी संस्कृति प्रभाव के चलते, जब वहां पर चीनी लोगों का कब्जा था, तो उसके चलते इतिहास को ऐसे ही महत्व दिया जाने लगा था। और मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में, जो शुरुआती उनका नियम था, उसमें से एक था किस चीज को, कि उनकी संस्कृतियों को बचा कर रखना। 1869 में एक ब्यूरो की स्थापना हुई। किस चीज के? ब्यूरो मतलब एक कोई ऑफिस, एक तरीके से बोला सकता है, जिस तरह पुलिस का एक ब्यूरो होता है ना, सीआईडी ब्यूरो, उनका एक संस्था। हाँ, तो संस्था की स्थापना की गई, जिसका काम था अभिलेखों को इकट्ठा करना, उसके बारे में लिखना। इसका एक अन्य उद्देश्य जो था, मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के जरिए से लेखन करना था। लिखित शब्दों का बहुत सम्मान्य था। लिखित शब्द जो था ना, उसको बहुत लोग सम्मान्य देते थे, मतलब बहुत इज्जत करते थे उसका। और साहित्यिक कौशल को बहुमूल्य साझा समझा जाता था उस समय। जो उन लोगों का साहित्यिक कौशल था, उसको एक तरीके से पूंजी माना जाता था कि ये पूंजी है हमारी, बहुमूल्य मतलब बहुत अनोखा, बहुत खास। और इसका नतीजा यह रहा है कि भांति भांति के लिखित स्रोत जो भी लिखा गया है, उपलब्ध है। सरकारी इतिहास विद्वतापूर्ण लिखे गए, ठीक है, उसको भी ठीक तरीके से लिखा गया। लोकप्रिय साहित्य लिखे गए, धार्मिक पर्चे लिखे गए, धार्मिक किताब लिखे गए। मुद्रांकन और प्रकाशन पूर्व आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उद्योग थे। और यह संभव है कि 18वीं शताब्दी के चीन और जापान की किसी किताब के वितरण का पता चलाया जा सकता है। और आधुनिक विद्वानों ने इस सामग्री का इस्तेमाल नए और भिन्न तरीकों से किया है। जो नए तरीके के विद्वान थे, उसका इस्तेमाल एक बहुत नया तरीका से उन लोगों ने किया। आधुनिक विद्वानों ने चीनी बौद्धिकों जैसे लिमांग छियाओ नाम था किसी का, क्या थे? बौद्धिकों, मतलब वो बौद्ध धर्म को मानते थे, जिसका नाम था लिमांग छिचाओ। ठीक, याद रहेगा, लिमांग छिचाओ। यह जापान में आधुनिक इतिहास के पद प्रदर्शकों में से एक थे, ठीक है। और कुमे कुनिताके नाम है यह भी, जिनका जीवन काल शायद 1839 से लेकर 1931 के बीच था, ठीक है। जैसे
बौद्धिकों के काम को आगे बढ़ाया है। इन लोगों ने बौद्धिकों के काम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने पहले के यूरोपीय मुसाफिरों के लेखन, जैसे इटली के मार्को पोलो जो लेखक थे, उनका जीवन काल था 1254 से लेकर 1324 के बीच में, ठीक है, जो चीन में 1274 से 1290 तक रहे थे। और चीन में जेसुइट पादरी मैटियो रिक्की जिसका जीवन काल 1552 से लेकर 1610 के बीच में था। और जापान में लुई फ्रोस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में लुई फरोए लिखा गया है, ठीक है, जिसका जीवन काल 1532 से लेकर 1597 था। कम जिया लेकिन बहुत जिया। ऐसे यहाँ पर देखा जाए तो उस समय जितने भी बुद्धिजीवियों के काम को भी आगे बढ़ाया गया था, जितने भी विद्वान लोग थे उनके भी काम को आगे बढ़ाया गया। इन सभी ने इन देशों के बारे में समृद्ध जानकारियां दी और आधुनिक विश्व को 19वीं सदी के ईसाई मशीनरियों के लेखन से भी फायदे पहुंचे। जो ईसाइयों की तरफ से जो प्रिंटर मशीन आया उसके वजह से फायदा पहुंचा, जिसके काम से इन देशों के बारे में समझ बनाने के लिए बहुमूल्य सामग्री मिलती है और इनके वजह से सीखना थोड़ा आसान हो गया था। अंग्रेजी में चीनी जापानी इतिहास पर, समझो यहाँ पे कि अंग्रेजी में चीनी जापानी इतिहास पर परिष्कृत पांडित्यपूर्ण काम का विशाल भंडार उपलब्ध है वहां पर, ठीक है। और अंग्रेजी सभ्यता में और चीनी सभ्यता में, यहाँ पर चीनी सभ्यता ही है, और चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ नीडहम किसी का नाम है, तो जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, और जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सैनसम, तो शायद इसी के नाम से सैमसम का नाम आया होगा, तो सैनसम के कार्य से इसकी शुरुआत हुई थी। हाल के वर्षों में चीनी और जापानी विद्वानों की लिखी, यहाँ पर समझो कि हाल के वर्षों में चीनी और जापानी विद्वानों की लिखी चीजें जो वो लोग लिख के छोड़ कर गए हैं, अंग्रेजी में अनुदित हुई है, अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर दिया गया है, जिसमें से कुछ विद्वान तो विदेशों में ही पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं? विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में ही पढ़ाते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं। 1880 के कई चीनी विद्वान जापान में ही काम करते, कई चीनी विद्वान जो थे जाकर जापान में काम करते और जापानी में लिखते आए हैं, ठीक है, जापानी भाषा ही उनका ठीक था, उसी में लिखते आए। मतलब यह है कि हमारे पास विश्व के कई हिस्सों से आने वाला विद्वतापूर्ण लेखन उपलब्ध है वहां पे, जो हमें इन देशों का अधिक विस्तृत और गहन परिचय देता है। क्योंकि जो वो लोग लिख कर गए हैं, जो उनका लेखन है, उस लेखन को समझने के बाद से हम उस देश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। नाइतो कोनन 1866 से 1934 के बीच का बात यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। यह चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे, जिसके लेखन ने नई जापानी लेखकों को प्रभावित किया। जापान में चीन का अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही है कि भाई जापान के बारे में पढ़ो। और नाइतो ने अपने काम में पश्चिमी इतिहास लिखने की नई तकनीकों तथा अपने पत्रिकाओं के अनुभवों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की और सिनारोन मतलब चीन पर 1914 में, तो 1914 में उन्होंने तर्क दिया कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए चीन सुंग राजवंश जो 1960 से लेकर 1279 तक था, तो उसके काल से चले आ रहे अभिजात वर्गों के नियंत्रण और केंद्रीय सत्ता को खत्म कर सकता है और खत्म कर सकते हैं। ये लोग मान लिए कि गणतांत्रिक सरकार बनाएंगे तो उनका राजवंश खत्म हो जाएगा। उनका मानना था कि
स्थानीय समाज को पुनर्जीवित करने के लिए यह सही रास्ता है। क्या चाहिए? गणतांत्रिक सरकार। सुधार यहीं से शुरू होने चाहिए। उन्हें चीनी इतिहास में ऐसी सक्षमता नजर आई जो चीन को आधुनिक और लोकतांत्रिक बना सकती थी, और उनके मुताबिक जापान जो था चीन में एक अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन वे चीनी राष्ट्रवाद की शक्ति का सही आकलन नहीं कर पाया। चीनी राष्ट्रवाद की शक्ति कितनी महान थी, क्या नहीं था, जिसका आकलन जापान नहीं कर पाया था, क्योंकि चीनियों का सपना अलग था। हमने ऊपर अभी जो पढ़ा, अभी जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर शुरू होगा परिचय। तो क्यों नहीं परिचय को हम अगले भाग में शुरुआत करते हैं, भाग 2 में। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट हो, अभी तक शायद नहीं ही होगा, लेकिन जो भी हो आप हमें कमेंट कीजिए। कमेंट करके आप बताइए आपको जो नया टॉपिक चाहिए, नया कुछ चाहिए, उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये चाहिए। हम बहुत कोशिश करेंगे कि आपको वो मुहैया करवा सके, वो दे सके। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।